हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो सॉल्व कर रहे थे ताकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपकी हेल्प हो सके। तो बच्चों, यहाँ पे जो भी मैं आपको कराऊंगी इसको स्किप मत करना। जो मैं बात आपसे कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जो भी मैं यहाँ पे कराऊंगी और जो भी पीडीएफ अगर आप कहेंगे वो भी प्रोवाइड कराऊंगी, वो सब यहाँ पे फ्री होगा। चाहे मैं इसके बाद भी जो कोर्सेज़ करा रही हूँ या जितने भी आपको यूनिट कराऊंगी वो सारा मटेरियल आपके फ्री होगा। इसके लिए कोई चिंता ना करिए कि मैं आपसे भविष्य में कोई पैसे की बात कहूँगी। मैं कोई कोर्स नहीं कराऊंगी, सारा कुछ जो भी मैं कराऊंगी आपको फ्री कराऊंगी। बस आपको एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उन सब के साथ इसको शेयर करना है। और अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है। अब अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका पेपर है 2015 जून का, ये थर्ड पेपर है और इसमें 75 क्वेश्चन हैं। तो आज हम 25 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी विचारधारा से संबद्ध नहीं है। अब यहाँ पे आपके विचारकों के नाम दिए गए हैं जो विचारधारा को मानते हैं। पहला है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा है बर्टोल्ड रसेल, तीसरा है आपका हेनरी ब्रिगेंसा और चौथा है जी.ई. मूर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यथार्थवादी जो विचारधारा है उससे किसका संबंध नहीं है। पहली बात तो यथार्थवादी विचारधारा जो है वो पूरी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि जो आपके सामने प्रकट है, जो सत्य है, जो दिखाई देता है, ये पूरी तरह से वस्तु जगत को मानता है। तो जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष है वही यथार्थ है, ये बात कहता है। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं कि इस विचारधारा को कौन नहीं मानता है। तो इसमें देखिए, जो आपका पहला है हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी मानते हैं। सेकंड जो है वो भी मानते हैं। जो तीसरा हेनरी ब्रिगेंसा है वो नहीं मानते हैं। और चौथा जो है जी.ई. मूर, वो भी मानते हैं। और हेनरी ब्रिगेंसा जो थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना है। उनका जो भी कार्य था वो था सामाजिक दूरी को इंगित करने के लिए भिन्न भिन्न संबंधों पर उन्होंने चर्चा की थी। वो इस चीज़ को यथार्थवादी विचारधारा से उनका संबंध नहीं था। तो इस हिसाब से आपका जो ठीक होगा वो तीसरा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्होंने नहीं की बात की है। तो नहीं जो है हेनरी हैं, यानी कि तीसरा आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक अस्तित्ववादी शिक्षक की बात हुई है। अस्तित्ववादी शिक्षक ने निम्नलिखित में से कौन सी सलाह अपने विद्यार्थियों को नहीं दी है। अगर आप अस्तित्ववादी दर्शन को समझना चाहते हैं तो ये टॉपिक मैं अपने चैनल पे करा चुकी हूँ, आप जाके वहाँ पे विस्तृत रूप से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको उसमें बता ही रही हूँ, थोड़ा बहुत इसमें बताऊँगी। पूरा अगर अच्छी तरह से आपको समझना है तो आपको उसको देखना पड़ेगा। एक अस्तित्ववादी शिक्षक ने निम्नलिखित में से कौन सी सलाह अपने विद्यार्थियों को नहीं दी है। यहाँ पे भी नहीं पूछ रहे हैं। तो नहीं हम जो बताएंगे वो आपका है, पहला उन्होंने कहा कि एक आत्म विश्लेषण करो। दूसरा, तुम्हें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। अपने विकास के लिए अपनी दुख तकलीफ़ों का उपयोग करो। और चौथा है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। तो देखिए, ये जो दर्शन है एक निराशावादी दर्शन भी कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति है अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करता रहता है। तो ये जो बात है कि आत्म विश्लेषण करो, ये भी इन्होंने कहा। और तुम अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए, ये स्वयं को बल देते हैं। एक व्यक्ति की बात होती है, यहाँ पे व्यक्ति निष्ठ कह सकते हैं, ये दर्शन है। तीसरा है कि अपने विकास के लिए अपने दुख तकलीफ़ों का उपयोग करो। यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य इनका है कि जो भी हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, जो भी दुख तकलीफ़ें आती हैं, वो हम लोगों को मजबूत करने के लिए आती हैं। हम लोगों को एक नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, हम किस तरीके से उनका सामना करें उसको और मजबूती देने के लिए आती हैं। तो उस तरीके से हम लोग कहेंगे जो दुख तकलीफ़ें हैं उनका उपयोग करो। और चौथा है, इन्होंने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन। तो ये बात इन्होंने नहीं कही है, तो इसके हिसाब से आपका चौथा ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई शिक्षक ये कहता है कि मेरे विद्यार्थियों का अपराधपूर्ण व्यवहार मुझ में निहित बुराई की अभिव्यक्ति है का अनुगमन कर रहा है, तो ये बात
किस दर्शन में कही गई, क्या आदर्शवाद में, वेदांत दर्शन में, यथार्थवाद में, प्रयोजनवाद में। तो देखिए इसमें शिक्षक जो है वो अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी, उनके उनके व्यवहार परिवर्तन की, उनकी अच्छाइयों की, बुराई की पूरी जो जिम्मेदारी है अपने ऊपर ले रहा है। तो वो कह रहा है कि क्या नाम, जो शिक्षक है कह रहा है कि मेरे विद्यार्थियों का जो अपराधपूर्ण व्यवहार है वो मुझ में निहित बुराई के व्यक्ति है। तो ये बात जो है वेदांत दर्शन का कहा हुआ है, तो आपका सेकंड बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि टैगोर और रूसो ने प्रकृति संबंधी विचारों में मुख्य अंतर क्या है। तो पहला उन्होंने बताया है कि देखिए रूसो जो है प्रकृतिवाद को मानते हैं और टैगोर भी बहुत नहीं, लेकिन इनमें आदर्शवाद भी है, इनमें प्रयोजनवाद भी है, इनमें कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद को भी ये मानते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने पूछा है कि प्रकृति संबंधी विचारों में जो मुख्य अंतर है इन दोनों में वो बताइए। तो पहला आपका है टैगोर ने प्रकृति को कम जोड़ दिया है। हाँ, तो ये बात भी ठीक है क्योंकि वो और भी चीज़ों को, आदर्शवाद को, ईश्वर को भी मानते थे, तो कम जोड़ दिया, ये भी ठीक है। दूसरा है टैगोर की निषेधात्मक शिक्षा में आस्था नहीं थी। ये भी बात ठीक है कि वो ये नहीं कहते थे कि किताबों को ना पढ़ाया जाए, जैसे कि रूसो ने कहा है कि विद्यालय ना भेजा ना जाए, प्रकृति की गोद में ही बच्चा हर चीज़ सीखेगा। तो अगर इन्होंने ऐसा सोचा होता तो शांति निकेतन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो चल रही हैं वो शायद उन्होंने ना उसको स्थापना किया होता। तो ये बात जो इन्होंने कहा है कि ये टैगोर की निषेधात्मक शिक्षा में आस्था नहीं थी, तो ये बात ठीक है, नहीं थी। हाँ, उनकी नहीं थी क्योंकि उन्होंने इतनी सारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं, बहुत यूनिवर्सिटी विद्यालय उनके चल रहे हैं। तीसरा है कि टैगोर ईश्वर को प्रकृति का सृष्टिकर्ता मानते हैं। चौथा है टैगोर का विचार था कि प्रकृति गलती करने वालों मनुष्य को दंडित करेगी। तो जो तीसरा इन्होंने मुख्य अंतर की बात की है। तो तीसरा देखिए, टैगोर ईश्वर को प्रकृति का सृष्टिकर्ता मानते हैं। अब ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ही जो प्रकृतिवाद है जो रूसो ने कहा है उसके बिल्कुल विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि देखो जो रूसो कहते हैं कि जो पूरी सृष्टि है उसको प्रकृति ने ही बनाया है, प्रकृति से ही सृष्टि बनी है और उसी में विलीन हो जाती है। उन्होंने कहीं भी ईश्वर की बात नहीं कही गई है। लेकिन यहाँ पे टैगोर कहते हैं कि टैगोर ईश्वर को प्रकृति का सृष्टिकर्ता मानते हैं कि ईश्वर ने ही इस प्रकृति को बनाया है। तो ये मुख्य अंतर है, तो इसलिए हिसाब से आपका तीसरा ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं की यहाँ बात हो रही है। गांधी ने शिक्षकेतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं लेने की टैगोरिया प्रथा को महत्व नहीं देते थे, पहला इन्होंने कहा। दूसरा है टैगोर गांधी के राम राज्य पर बल को महत्व नहीं देते थे। विवेकानंद ने देशज मूल सामग्री पढ़ने पर बल दिया, ये बात भी ठीक है। और अरविंद सांसारिक लक्ष्यों का विरोध नहीं किया, ये भी बात ठीक है। अरविंद की फिलॉसफी आपने पढ़ी है, उन्होंने सर्वांग दर्शन की बात कही जिसमें अध्यात्म और भौतिकता दोनों है, यानी कि वो शारीरिक विकास और जो हमारा मानसिक विकास है या अध्यात्म का विकास है दोनों को लेके चलते हैं। तो ये जो बात कह रही कि अरविंद सांसारिक लक्ष्यों का विरोध नहीं किया तो बात ठीक है। इन्होंने नहीं की बात पूछी है तो वो आपका है कि टैगोर गांधी के राम राज्य पर बल को महत्व नहीं देते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए आपका सेकंड ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? हाँ, 6 है कि चिंतकों और दार्शनिकों तथा शिक्षाविदों द्वारा यह सुस्थापित है कि सामाजिक न्याय इत्यादि जैसे आदर्शों को शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जाना है। यहाँ सामाजिक न्याय से क्या अर्थ है, इनका क्या तात्पर्य है? देखिए, सामाजिक न्याय आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना। जब समाज में आर्थिक असमानताएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा तो अपने आप ही सामाजिक न्याय हो जाएगा, सामाजिक न्याय मिलेगा सबको। और दूसरा है कि लोगों को रहन सहन का शालीन स्तर प्रदान करना। तो सामाजिक न्याय से रहन सहन का क्या मतलब है? ये तो इसमें कुछ पढ़ने से ही मतलब अलग सा प्रतीत हो रहा है कि इसमें शामिल नहीं है।
तीसरा है कि समाज के कमज़ोर वर्गों की हितों की रक्षा करना। हाँ, ये भी बात ठीक है, अगर हितों की रक्षा होगी तो सामाजिक न्याय उनको मिलेगा। चौथा है कि अवसरों की समानता समाप्त करना, अवसरों की असमानता समाप्त करना, समानता नहीं असमानता को स्वीकार करना, ये भी बात ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ए ठीक है, सी ठीक है और डी ठीक है। तो वो हम देखते हैं कौन सा है आपका, यानी कि आपका ए, सी और डी, यानी कि तीसरा आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से अवसर की समानता के अधिकार के अलावा नागरिक के विरुद्ध भेदभाव को भिन्न आधारों पर निषेध किया जाएगा, जैसे कि किन किन आधारों पर निषेध किया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रजाति को हो, जाति का हो, लिंग का हो, धर्म का, जन्म स्थान का हो, उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। ये जो बात समानता के अधिकार में ये कहा गया है। तो ये चारों जो पॉइंट हैं आपके ए, बी, सी, डी, पांचों पॉइंट इसमें शामिल होंगे। तो आपका आंसर जो है, क्योंकि हमारे देश में जो समानता का अधिकार है उसमें हम किसी के धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, सबको समानता का अधिकार है। तो इसके हिसाब से आपका जो ठीक है वो है वो आपका है 4, आपका बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित करना है, आपको सुमेलित करना है। 2 सूचियां दी गई हैं, उनको आपको मिलान करना है कि ये जो अधिनियम है वो कब बने हैं। तो पहला है आपका घरेलू हिंसा की बात हो रही है। घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम ये कब बना था? तो ये बना था आपका 2005 में बना है। इससे आपको तीसरा है, मैच कर देंगे। पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग अधिनियम बना था आपका 1986 में बना था, सॉरी ये 1993 में बना है आपका। पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग अधिनियम जो है ये 1993 की जो फर्स्ट है, इससे मैच करेंगे आप लोग। और बाल श्रम निरोध विनिमय अधिनियम जो बना है वो आपका बना है 1986 में, ये दूसरा, इससे मैच कर देंगे। फिर चौथा आपका निःशक्त व्यक्ति के कल्याण का राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, ये आपका बना है 1999 में। तो हिसाब से इसका डी का 4 होगा। अगर इससे हम जो नीचे दिए गए हैं उसमें देखते हैं आंसर में, तो आपका जो ठीक है वो है आपका सेकंड, जो ठीक है सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे संस्कृति का तत्व नहीं समझा जाता? यहाँ पे भी नहीं की बात हुई है। पहला है सामाजिक संस्था, दूसरा है भौतिक संसाधन और तीसरा है आपका आध्यात्मिक मूल्य और चौथा है मानव संसाधन। तो देखिए संस्कृति में क्या क्या चीज़ें होती हैं। संस्कृति में मूल्य होते हैं, आपके मानव संसाधन भी उसमें होता है, सामाजिक संस्थाएं होती, बहुत सी संस्थाएं हैं, विद्यालय है, स्कूल है, विद्यालय जैसे हुआ, आपके समुदाय हैं। तो ये सब जो है क्या है, ये संस्थाएं हैं हर तरीके। तो ये जो संस्कृति है हमारी, उसमें सामाजिक संस्था, आध्यात्मिक मूल्य और मानव संसाधन शामिल हैं। और जो दूसरा है आपका कि भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन क्या होते हैं? जो कि हमारी सुख सुविधाओं की चीज़ें होती हैं, जैसे कार है या आपकी ऐसी जो भी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करती है, वो चीज़ें जो हैं उसका संस्कृति से कोई भी लेन देन नहीं है। तो इन्होंने नहीं की बात पूछी, तो आपका सेकंड बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए संवैधानिक प्रावधान किस और लक्ष्य करते हैं? तो देखिए, अगर समाज में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी प्रगति हमको करनी है, तो संविधान के रूप से क्या किया जाए, क्या प्रावधान को कैसे हम लक्ष्य करेंगे?
राज्य की रूढ़िवादी नीतियाँ अपनाएंगे, कि राज्य की आर्थिक नीतियाँ अपनाएंगे, कि राज्य की सांस्कृतिक नीतियाँ अपनाएंगे, कि हम राज्य की प्रगामी नीतियों को अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो राज्य की हम नीतियाँ अपनाएंगे वो आपकी प्रगामी नीतियों को अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे की दृष्टि में निम्नलिखित में से विकास की कौन सी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। अब यहाँ पे संज्ञान की बात हो रही है, यानी कि जब बच्चे का जो चिंतन है, मनन है, वो जब ज़्यादा डेवलप हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं। ये उच्च अवस्था की बात कर रहे हैं। उच्च अवस्था कौन सी होती है? उच्च अवस्था होती है जब वो बच्चा हर समस्या का समाधान करना सीख जाता है। ये चिंतन का उच्च स्तर है, चिंतन करना सीखता है हर चीज़ में, तो ये इनका उच्च स्तर है। इसको हम कहते हैं, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं औपचारिक संक्रिया की अवस्था इसको कहते हैं। इसमें जो बच्चा है वो उस स्तर पे पहुंच जाता है कि वो कोई भी समस्या अगर उसके सामने आ रही है तो उसको समस्या को हल करने के लिए चिंतन और मनन कर सकता है। तो ये जो अवस्था है उच्च अवस्था है, तो ये किशोरावस्था की अवस्था है जिसमें बच्चा अपने जो कोई भी समस्या आ रहा है उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो सर्वोच्च अवस्था में होता है। तो आपका सेकंड ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास की बात हो रही है। वृद्धि एवं विकास के संबंध में पियाजे के शोध साक्ष्यों द्वारा वस्तु स्थायित्व की लक्षण किस वय वर्ग में दिए गए हैं। देखिए, वस्तु स्थायित्व की जो बात है, ये जो पियाजे का क्वेश्चन है, जो इनका अधिगम है, ये आपके लगभग हर पेपर में आता है। तो इसको आप बहुत बारीकी से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए कि वस्तु स्थायित्व की जो लक्षण होते हैं वो आपका जो सेंसरी मोटर स्टेज पर, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशी अवस्था में ये होता है। सबसे पहला स्टेज है और ये होता है आपका 0 से 2 साल तक। इसकी अवस्था जो है वो 0 से 2 साल तक है। फिर उसके बाद आपकी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें आपका 2 से 7 हो जाता है। फिर आगे ऐसे बढ़ता है। फिर तीसरा है आपका ठोस संक्रिया की अवस्था। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। चौथा आपका स्टेज है जो औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है। तो इन्होंने कहा है जो इस वस्तु स्थायित्व के लक्षण किस वर्ग में होते हैं, तो वो आपका 8 से 9 माह की आयु में जो लिखा है। और सब ऑप्शन में बच्चा बड़ा है उसमें और अवस्थाएं होंगी, लेकिन उन्हें वस्तु स्थायित्व के लक्षण की बात की है, तो पहला आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेनियल गोलमैन के प्रतिपादन में भावात्मक प्रज्ञा के विकास में 25 वर्ष की आयु के बाद निम्नलिखित में से व्यक्तिक भिन्नता का कौन सा निर्धारक सहायक नहीं होता। पहली बात तो व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है। व्यक्ति भिन्नता मतलब कि हर व्यक्ति की योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी रुचि हर क्षेत्र में अलग है, ये तो व्यक्तिक भिन्नता हो गई। तो उन्होंने कहा है कि जो भावात्मक प्रज्ञा के विकास में 25 वर्ष के बाद कौन सा जरूरी नहीं है उसकी व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक सहायक के लिए, तो वो आपका है जो 4 है कि वंशानुगत संभावना, वो सहायक नहीं होगा। बाकी आपका जो शैक्षिक समागम ये भी जरूरी है, तकनीकी विशेषज्ञता ये भी सहायक होगी, अंतक्रियात्मक अनुभव ये भी सहायक होगा। कौन सा सहायक नहीं है, वो आपका वंशानुगत संभावना, यानी कि 4 इनका बिल्कुल ठीक है, उन्होंने नहीं पूछा है, तो आपका 4 ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से आयोजित करने में, कौन से कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से आयोजित करने में विद्यार्थियों के निष्पादन को, जो उनकी परफॉर्मेंस है, निष्पादन को संवर्धित करने की दृष्टि में अधोलिखित किन व्यक्तिगत भिन्नता के कारकों का सर्वाधिक रूप से अनुप्रयोग किया जाएगा।
ठीक है। तो उसमें क्या देखा, अगर हम कोई शैक्षिक उसमें कार्यक्रम करवा रहे हैं तो क्या ये देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी क्या है, तब बच्चों को शामिल करेंगे, या लिंग देखेंगे कि अभिप्रेरणा देखेंगे। लिंग की तो कोई बात, अभिप्रेरणा को देख सकते हैं। तीसरा है घरेलू परिवेश देखेंगे, उनका घरेलू परिवेश कैसा है, ये योग्यता कैसी है। तो इसमें देखिए योग्यता ठीक है, लेकिन इसमें घरेलू परिवेश दे दिए तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। चौथा आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें अभिप्रेरणा भी दी गई है और योग्यता भी दी गई है। जब छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो जो व्यक्तिगत भिन्नता देखी जाएगी, तो उनकी अभिप्रेरणा देखी जाएगी, उनकी रुचि क्या है, उनकी योग्यता क्या है। तो ये आपका 4 बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ इसमें भी आपको एक में विशेषताएं दी गई हैं और दूसरी तरफ आपकी जो अवस्था दी गई उनकी विशेषता दिखाई पड़ती है। तो पहला है आपका, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने में लग जाता है। ये किस अवस्था में होता है कि जो बच्चा है आपका वो मूर्त अवस्था में चीज़ों को समझने लगता है। तो देखिए आपका, तो ये जो अवस्था होती है ये बाल्य अवस्था में जब उसका बौद्धिक विकास होता है, तब वह मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से हर चीज़ को समझने लग जाता है। दूसरा आपका बी है कि माँ बाप से हटने की प्रवृत्ति कब आ जाती है। तो देखिए माँ बाप के हटने की उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो आती है जब बच्चा बाल अवस्था में। चौथा इसका देखिए, बाल अवस्था में सामाजिक विकास जब उसका हो जाता है। आपने देखा होगा जब 8-10 साल का बच्चा होता है तो फिर वो अपने साथियों में, दोस्तों में ज़्यादा उसको खुशी मिलती है, उनके साथ खेलने में ज़्यादा आनंद आता है। तो माँ बाप से हटने की प्रवृत्ति जो है वो जब बाल अवस्था में सामाजिक विकास होता है तब ये प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। तो सी है आपका, आत्म संप्रत्यय का अभ्युदय क्या होता है। जब उसका आत्म के प्रति, आत्म संप्रत्यय का के प्रति ज़्यादा वो उसका अभ्युदय हो जाता है, अभ्युदय हो जाता है, तो ये कब होता है। तो ये देखिए आपका जो किशोरावस्था में जिसका बौद्धिक विकास होता है, जब उसका किशोरावस्था में बौद्धिक विकास होता है तो अपने आत्म के प्रति, अपने प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि अभ्युदय ये हो जाता है, मतलब कि वो अपने आत्म के प्रति, जानने के प्रति बहुत ज़्यादा ललायित रहता है। तो ये इसका हो गया। नायक पूजा कब होती है। नायक पूजा आपने देखा होगा कि ऐसी अवस्था होती है बच्चों की किशोरावस्था में कि वो अपना आदर्श किसी को भी चुन लेते हैं, है ना। तो इसी को नायक पूजा कहते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से नायक पूजा जो है वो जब बच्चे का नायक पूजा में जब उसका सामाजिक किशोरावस्था में, जब ये है किशोरावस्था में जब बच्चे का सामाजिक विकास होता है, यानी कि जो आपका सेकंड है किशोरावस्था में सामाजिक विकास जब बच्चे का होता है तो वो नायक पूजा, नायक पूजा की जो प्रवृत्ति है वो किशोरावस्था में जब वो सामाजिक विकास उसका होता है तब ये आती है। ठीक है। अब आपका जो बचा ई है कि अभिप्रेरणा में वृद्धि कब होती है। तो ये आपका जो है कि इसकी जब अभिप्रेरणा क्या है, एक भावना है, एक जैसे रुचि की भावना, किसी के प्रति प्रेरित होने की भावना, तो ये एक संवेग है, उसकी भावना है। तो जब उसका किशोरावस्था में सांवेगिक विकास होता है तब ये प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। अभिप्रेरणा में द्वंद्व होता है, उस समय उसमें द्वंद्व होता है। देखिए जब बच्चा किशोरावस्था में, जब किशोरावस्था की जब अवस्था होती है तो बच्चा बहुत से बदलावों से गुजर रहा होता है। उसके मानसिक बदलाव हैं, शारीरिक बदलाव हैं और बहुत से कन्फ्यूजन में रहता है कि ये करें कि ना करें, ऐसा करें कि ऐसा करें। इस तरीके के जो द्वंद्व चलता रहता है उसकी रुचियों में, उसकी भावनाओं में, उसकी प्रेरणाओं में, वो कब होता है, वो किशोरावस्था में सांवेगिक विकास जब उसका होता है तब ये प्रवृत्ति पाई जाती है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका आंसर होगा जो ए है, यानी कि फर्स्ट जो है आपका वो बिल्कुल ठीक होगा। ये है आपका ये पहला आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं।
काल क्रमानुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अघंतन है? देखिए, द्विव कारक है, आपका समूह कारक है, बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत है और एक आपका बहु कारक है। 4 सिद्धांत दिए गए हैं इसमें जो आपका बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत है वो अघंतन है। ठीक है, वो जो अगर हम कालक्रम की, यानी कि जैसे कालक्रम क्या होता है, जैसे इस पहले इसका ये बुद्धि का बताया गया, दीव कारक बताया गया, फिर उसके बाद मान लीजिए समूह कारक बता दिया गया, फिर बहु कारक बताया गया। इन्होंने अघंतन की बात कही जो समय के अनुसार, काल के अनुसार आगे बढ़ रहा है, जो ज़्यादा लेटेस्ट है, जो ज़्यादा नया है। तो वो जो है आपका उन्होंने कहा है वो आपका है बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि जो तीसरा है वो आपका बिल्कुल ठीक है। काल क्रम के अनुसार बुद्धि का जो विकास है सिद्धांत, उसकी बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका अधिगम मनोविज्ञान निम्नांकित सूची में से किसे भावाभिनिवेश शब्द ग्रहण करते हैं, इसे एक अधिगम नाम से पुकारा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार आ चुका है और इससे पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हैं उसमें मैंने ये पूरा विस्तृत रूप से आपको बताया था कि ये अधिगम जो है ये टोलमैन ने दी थी और टोलमैन ने 6 प्रकार के अधिगम बताए हैं, ये भी मैंने उसमें आपको बताया था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देखेंगे तो उसमें ये बात आपको अच्छी तरह से, मैंने लिखने के लिए भी आपको कहा था कि आप एक जगह पर लिख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये भावाभिनिवेश जो इन्होंने बताया है अधिगम, ये जो है टोलमैन ने इसको दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुबंध द्वारा अधिगम के किस प्रतिमान के अंतर्गत प्रबलन जो है, जो आपको बच्चे को प्रबलन दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है, वो अनुक्रिया के पहले घटित न होकर, अनुक्रिया जो बच्चा कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, उसके पहले न घटित होकर बाद में घटित होती है। तो कौन सा है वो? क्या क्लासिकीय अनुबंध है, सामीप्य अनुबंधन है, पश्चवर्ती अनुबंधन है, कौन सा है? तो देखिए, अगर हम स्किनर की जो थ्योरी है अधिगम की पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है पहले क्रिया होगी, अनुक्रिया होगी, पहले उसको प्रबलन नहीं दिया जाएगा। बच्चा पहले अनुक्रिया करेगा फिर उसको हम प्रबलन देंगे। जैसे मान लीजिए, मैंने ये भी आपको समझाया था, एक उदाहरण देके, जैसे कोई बच्चा है, कोई कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई बड़े आए घर में आपके और बच्चा उनको, उनके पैर छुआ, उनसे नमस्ते किया, तो आप लोग भी मन में बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उसको शाबाशी देंगे। तो उसने क्या किया, उसने अनुक्रिया की, पहले अनुक्रिया की फिर आपने प्रबलन दिया। तो यही बात इन्होंने इसमें कही है कि जो प्रबलन है वह अनुक्रिया के पहले न घटित होकर बाद में आएगा। तो ये आपका है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम अंतरण का कौन सा सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि अधिगम कर्ता द्वारा विकसित अवबोध, जो उसने अवबोध ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अंतरित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा हुआ है, ठीक है, तो जब आप स्कूटी चलाने जाएंगे, मोटरसाइकिल चलाने जाएंगे, तो वो जो ज्ञान है उसका, जो साइकिल का ज्ञान आपने सीखा हुआ था, वो वहाँ पे भी आपको मदद करेगा, वो उसको आपको सीखने में उसको पूरी हेल्प करेगा। तो एक ज्ञान दूसरी परिस्थितियों को सीखने में भी आपकी मदद कर रहा है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके का जो अंतरित हो जाता है, अधिगम अंतरण का सिद्धांत जो है ये आपका है गेस्टाल्ट थ्योरी जो है वो आपकी ठीक है। है कि मास्लो के आवश्यकता अधिक्रम के अभिप्रेरणा सिद्धांत को किसने 3 आवश्यकताओं में समेट दिया। अब इनका जो इससे पहले को मैंने पेपर कराया है उसमें मैंने मास्लो का सब बताया था कि उनका सिद्धांत क्या है। पहले शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करो, फिर एक सुरक्षा की बात होती है कि घर हो, फिर सुरक्षा की, फिर समाज से जुड़ता है, फिर वो अपना
उसके बाद फिर पहचान की अपनी कि मेरी पहचान बने समाज में, उसकी बात करता है। आवश्यकता की बातें हो रही हैं। फिर सबसे आखिरी में वो आत्म के पहचानने की बात करता है, अपने आप को कि मैं कौन हूँ, इस बात की बात करता है, पहचानने की बात करता है। तो ये जो है उसकी आवश्यकताएं थी। तो इन्होंने कहा है कि कौन है वो जिन्होंने इनकी आवश्यकताओं को समेट के 3 आवश्यकताओं में समेट दिया। तो वो हैं आपके जो एडलर फर्ड जो हैं, वो उन्होंने इनकी आवश्यकताओं 5 आवश्यकताओं को समेट के 3 में कर दिया। तो ये आपका तीसरा बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तित्व के प्रकारता सिद्धांतवादियों में मनोवैज्ञानिक प्रकारता के प्रस्तावित करने में मुख्य प्रणेता कौन थे। प्रमुख की बात पूछिए, मुख्य की बात पूछिए। तो मुख्य जो हैं वो आपके हैं जो आपके हैं मनोवैज्ञानिक प्रकारता की बात कर रहे हैं, तो ये जुंग हैं आपके। सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किशोरों की बात हो रही है। किशोरों में समंजक व्यवहार की व्याख्या जीवन शैली के आधार पर किस व्यक्तित्व सिद्धांत की द्वारा की जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं। कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत की बात हुई, कार्ल जुंग के विश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात हुई है, सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात हुई है, और चौथा आपका अल्फ्रेड एडलर के व्यक्तित्व सिद्धांत की बात हुई है। तो अगर हम इसमें सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा किशोरों के अपसमंजक, यानी कि वो उसमें सामंजस्य नहीं रहता, उनके व्यवहार में कन्फ्यूजन रहती है, वो बहुत जल्दी हर चीज़ का निर्णय ले लेते हैं, कोई बात सोचते नहीं। तो इस तरीके की जो परिस्थितियाँ हैं वो किस में रहती हैं। तो जब हम सिगमंड फ्रायड के जो मनोविश्लेषण सिद्धांत को जब पढ़ते हैं, तो उसमें ये उन्होंने 3 बातें कही हैं। ईड की बात कही है, यानी कि इदम की बात कही है, अहम की बात कही है, और परा अहम की बात कही है, पराहम की बात कही है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, जो इदम होता है वो आपको तुरंत वो कोई भी बात सोचने नहीं देता, उससे तुरंत बच्चा जो है रिएक्ट करता है, तुरंत कार्य करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो जो इन्होंने अपसमंजक व्यवहार की व्याख्या की बात कही है, तो सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से बिल्कुल मिलता है। तो तीसरा आपका बिल्कुल ठीक होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के संसूचकों को भारतीय संदर्भ में कौन सा पद भरोसे के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें आनंद कोश है, निर्वाण है, स्थितधि है, और स्थित प्रज्ञ है। तो इसमें आपका आंसर आनंद कोश होगा। क्यों होगा? क्योंकि आनंद कोश यानी कि जो कोश की बात हो रही है उसमें मनुष्य के जितने भी कोश हैं, मनुष्य का जो शरीर है वो कई कोशों से घिरा हुआ है। जैसे पहला है आपका एक अन्नमय कोश है, एक मनोमय कोश है, विज्ञान कोश है, आपका प्राणमय कोश है, और फिर आपका आनंदमय कोश है। तो वो एक तरीके से विस्तृत रूप से व्याख्या करता है कि मानसिक स्वास्थ्य के किस तरीके से एक व्यक्ति मानसिक स्वस्थ रह सकता है, किस तरीके से वो पूरी तरह से आपको जान सकता है। तो पूरा जो व्याख्या है भारतीय संदर्भ में बता रहे हैं, पूरा विवरण देता है। तो यहाँ पे जो पहला है आपका बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक सुसमंजित व्यक्ति की विशेषता के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। अब यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। तो देखिए जिसमें जो व्यक्ति सामंजस्य जिसमें होता है वो कैसा होता है, द्वंद्वात्मक स्थितियों के समाधान की क्षमता उसमें होती है। हाँ, तो ये बात ठीक है, इन्होंने नहीं की बात पूछी हुई है। अत्यधिक चिंताग्रस्तता का अभाव होता है। हाँ, ये भी बात ठीक है, उसमें ज़्यादा चिंताग्रस्त नहीं रहता वो। दूसरों में विश्वास किंतु अपने पर नहीं, ये बात तो कुछ अटपटी है। चौथा देखते हैं, करनी और करनी में न्यूनतम अंतर रहता, कम अंतर, जो करता है और जो कहता है उसमें कम अंतर रहता, तो ये भी बात ठीक है। लेकिन जो तीसरा है कि दूसरों में विश्वास करता है लेकिन किंतु अपने पर नहीं करता है, तो ये तो एक सामंजस्य वाले व्यक्ति में ये बात हो ही नहीं सकती कि वो दूसरों पे विश्वास करे, अपने पे करे ही ना, तो वो कैसे सामंजस्य कर पाएगा। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है इनके हिसाब से, जो है जिन्होंने पूछा है क्वेश्चन, तीसरा आपका ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगला है
एक विद्यालय में शिक्षक जो हैं और विद्यार्थियों के लिए सुस्थित जीवन शैली कैंप आयोजित करना चाहता है। ठीक है, एक विद्यालय। तो इस कैंप के लिए किसे बाध्यकारी अपेक्षा के रूप में नहीं लिया जाएगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसका ये नहीं कि करना ही करना है? तो पहला है योग के अभ्यास आसन। ये तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि वहाँ पे क्या किया जा रहा है? योग कैंप लगाया जा रहा है और जीवन शैली कैंप है, सुस्थित जीवन शैली कैंप लगाया जा रहा है। तो ये तो बात ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। ध्यान सत्र मेडिटेशन ये भी करना पड़ेगा। और परिचर्चाएँ यानी कि उस जीवन शैली पे जो चर्चा परिचर्चा ये भी करानी पड़ेगी। लेकिन विचारावेश सत्र जो है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो बात है, यहाँ पे ये बात तो नहीं हो सकती, ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो आपका तीसरा इसमें बिल्कुल ठीक होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो पेपर हैं उनकी भी मदद हो सके। क्योंकि आप जब दूसरों की मदद करेंगे तो वो जो भावना अच्छी सी आएगी आपके मन में, उससे आपका भी कल्याण होगा और उसका तो कल्याण होगा ही। इसीलिए दूसरों के साथ इसको शेयर करिए और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।